कहानी की शुरुआत होती है मित्सुको नाम की एक हाई स्कूल छात्रा से जो अपनी सहेलियों के साथ स्कूल ट्रिप पर एक बस में जा रही होती है। मित्सुको थोड़ी शांत और शर्मीली है। वो अपनी नोटबुक पर कविताएं लिख रही होती है। उसे अक्सर लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग है। उसके पास कोई असली रोमांचक पल नहीं है। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही होती हैं और उस पर हंस रही होती हैं, खासकर उसके पेन को लेकर जो उसके हाथ से बार बार गिर जाती है। वे उसे रिलैक्स करने और एंजॉय करने को कहती हैं। बस का माहौल बिल्कुल चंचल और खुशनुमा है। हर तरफ हंसी और ऊर्जा है। अचानक एक अकल्पनीय डरावना दृश्य सामने आता है। बस की खिड़कियां और पूरी बॉडी एक अदृश्य तेज धार वाली हवा से कट जाती है। ये इतनी तेजी से होता है कि कोई प्रतिक्रिया भी कर पाता। वो हवा बस में बैठे हर एक छात्र को, उनकी सीटों को और बस के ढांचे को बीचों बीच काट देती है। खून के फवारे छूटते हैं, शरीर के अंग हवा में बिखर जाते हैं और हर तरफ सिर्फ मौन और दहशत छा जाती है। ये दृश्य इतना क्रूर और चौंकाने वाला है कि ये देखने वाले को भी हिला देता है। मित्सुको हैरत अंगेज तरीके से बच जाती है। वो उस पल में अपनी पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी, इसलिए वो सदृश तार की पहुंच से बाहर थी। जैसे ही वो ऊपर उठती है तो उसकी आंखों के सामने उसकी सहेलियों की कटी हुई लाशें और खून से सनी बस का मंजर होता है। उसके बदन पर खून के छींटे पड़ते हैं। वो सदमे में चली जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसने अभी अभी क्या देखा है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिल जोर से धड़कता है। वो बस से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे सिर्फ इस बुरे सपने से दूर भागना है। बिना कुछ सोचे समझे वो पागलों की तरह भागने लगती है। उसकी आंखों में डर और भ्रम साफ दिखता है। उसे लगता है वो पागल हो रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि वही अदृश्य हवा ही थी जो सभी को काट रही थी। ये हवा मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़की और भी दिखाई देती हैं जो आगे दौड़ रही थी। उन्हें चिल्लाकर झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काटकर चली जाती है, लेकिन उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है जो उसके पास थी। तभी उन्हें कुछ साइकिल चलाते हुए लड़कियां नजर आती हैं जो कहीं पर जा रही थीं। मित्सुको ने भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ था। साइकिल पर जा रही लड़कियां भी आधे पर से कट जाती हैं और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब मित्सुको ये देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर पागलों की तरफ भागने लगती है। उसका दिमाग इस हॉरर को प्रोसेस नहीं कर पाता। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थीं जिन्हें वही अदृश्य हवा यानी कि उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। ये मंजर मित्सुको को और भी ज्यादा परेशान कर देता है। वहां से वो एक लाश के कपड़े लेकर बदल लेती है, जैसे वो अपनी पुरानी पहचान से दूर भाग रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है। यहाँ पर और भी बहुत सारी छात्राएं थी जो बिल्कुल सामान्य दिख रही थीं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको की यूनिफॉर्म से काफ़ी अलग था, यानी ये साफ था कि वो उनके स्कूल की छात्रा तो नहीं थी। तो उसकी पहचान यहाँ पर फिर से बदल चुकी है। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आके और कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम आकी है। लेकिन मित्सुको सोचती है, क्या तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफ़ी सदमे में थी और भ्रम में थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी सबसे अच्छी दोस्त काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करती है और उनका बंधन बहुत मजबूत है। तभी वहीं पर तेज़ हवा चलती है और मित्सुको डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त आकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतनी ज्यादा डरी क्यों रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मित्सुको अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी छात्रों को काट कर चला गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकालकर कहने लगती है, ये देखो, ये बस हवा और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और उससे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त अपने दो और दोस्तों को लेती है जिनका नाम सूर्य और यूरी है और क्लास को बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के ये बाहर जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। वो चारों भागते भागते एक झील पर आ जाती हैं। वहाँ पर मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बता दिए। तभी उनमें से एक लड़की यानी यूरी कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहां पर इस दुनिया से उल्टा यानी कि विपरीत होता है। ये कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती हैं, ये देखो, यहाँ पर तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक मगरमच्छ निकल कर आता है और वो उसमें से एक लड़की को खा जाता है। तो यानी यहाँ पर हमारी लड़की का नाम है यूरी है। तो फिर वो लड़की सूरी कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है।
ये सुनकर मित्सुको और आकी हैरान रह जाती हैं। यानी उनकी पहचाने और उनका भाग्य है मिरर वर्ल्ड में अलग हो सकता है। उसी झील के पास एक बिस्तर और तकिए नजर आते हैं। ये चारों अपने बिस्तर से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं। एक मासूम पल कि तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक दुल्हन का लिबास पहने हुए थी, क्योंकि दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक सहेली बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में असंभव है, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं कि तभी मित्सुको देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में बंदूक से फायर करने लगती है। और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठा के ऊपर देखती है तो उसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने सपने में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आके कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस क्लास को बंक करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। टीचर अब एक सामूहिक हत्या करने वाली मशीन बन गई है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं जो स्कूल की दूसरी छात्रा थी और मित्सुको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन दूसरी टीचर वहां पर आके उन दोनों लड़कियों को मौत की घाट उतार देती है। अब जितने भी छात्रों की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसी वहाँ पर बाहर आती हैं तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती हैं। एक बार फिर से वही अदृश्य हवा का हमला होता है। यहाँ पर अब मित्सुको एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वहाँ से भागकर भीड़ भाड़ वाले इलाके से होता हुआ पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक आईना को रखती है तब मित्सुको उस आईने में देखती है कि वो तो एकदम से बदल गई होती है। अब वो एक दुल्हन है और उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि उसे केइको नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस अधिकारी उसे उसकी शादी के लिए चर्च तक लेकर जाती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे बधाई दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त अकी भी वहीं पर मौजूद होती है। वो भी शादी के जोड़े में है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहते हैं कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं। बस जैसा मैं कहूं तो तुम वैसा ही करो। और ये कहते हुए वो उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी शादी के रस्म के लिए आगे बढ़ती है तो वहां की सभी लड़कियां दूसरी दुल्हनें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त अकी एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। अकी एक अदृश्य शक्ति से उन पर हमला करती है और उन्हें घसीटकर दूर फेंक देती है। उन्हें शाब्दिक रूप से टुकड़े टुकड़े कर देती है। इस दृश्य में भी अत्यधिक हिंसा दिखाई जाती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा सूअर बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है। सूअर उस पर हमला करता है और वो एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी सबसे अच्छी दोस्त अकी चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त इन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। ये सब अंतहीन है। आगे जाने पर एक और आईने में खुद को देखती है तो वो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर दौड़ हो रही थी और वो खुद एक धावक यानी कि मिर्चिको बन चुकी थी। कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आके उसे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी ऊर्जा महसूस करने लगती है। जिसके बाद मित्सुको दौड़ जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने मृत दोस्त भी नजर आते हैं जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी। वो जैसे कि उनकी आत्माएं उसे परेशान कर रही हों। कि तभी उसी वक्त उसकी सबसे अच्छी दोस्त अकी भी आ जाती है। वो भी एक धावक है। तभी ये दोनों नोटिस करती हैं कि वही सूअर और वो औरतें जिन्होंने उनको चर्च में रोक रही थी वो सभी इनकी तरफ ही आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इससे मित्सुको को संकेत मिलता है कि ये सब एक खेल है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ छात्रा नजर आती हैं जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन अब वो भूतों जैसी दिखती हैं। वे सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त अकी वहां पर आकर उस भूत लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा ले जाती है।
मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त अकी उससे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है, यानी कि वो स्कूल गर्ल मित्सुको। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अकी उसे अपने हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो तार लगी हुई है इसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि कहीं ये तार खींचने से उसकी जान न चली जाए, और क्योंकि मित्सुको अपनी सबसे अच्छी दोस्त को काफी ज्यादा प्यार करती थी तो इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा जोर देने पर वो उसकी तार खींच देती है। तार खींचते ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त अकी की बॉडी 2 हिस्सों में बट जाती है और वो मर जाती है। ये दृश्य भी बहुत क्रूर है। और तभी उसी वक्त उसे एक दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है, और वहीं पर उसके पोस्टर भी लगे हुए थे, जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। पोस्टर पर मित्सुको की तस्वीर थी और उस पर लिखा हुआ था, वास्तविक दुनिया में आपका स्वागत है। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आके कहता है कि तुम भविष्य में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक बड़े से कमरे में खेल खेल रहा है, और उसी खेल में मित्सुको वही किरदार नजर आती है जो अभी बनी हुई है, मतलब एक पारंपरिक जापानी दुल्हन जैसी। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस खेल को बनाया है और मैं ही हूं जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूं। वो बताता है कि तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको जब ये बात सुनकर पता चल जाता है कि ये एक खेल है तो उसे लगता है शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है जो उस बूढ़ा आदमी का सहायक है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को पूरा करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में असंभव हो तो तुम इस खेल से बाहर आ जाओगे। और इसी के साथ मित्सुको उस आदमी के पास पहुंचती है और वो इस आदमी को गला दबा देती है, एक खेल के किरदार के लिए एक असंभव क्रिया, और कहने लगती है कि बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो। ये कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी। ये उसका खेल तोड़ने का कार्य था, और इसी के साथ उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। वो इस दुनिया में यानी खेल में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के किरदार जैसे कि कीको और मिचिको भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं या खेल के नियंत्रण से बाहर निकल जाते हैं, और अब वे सभी खेल का हिस्सा नहीं थे। यदि मित्सुको के विद्रोह ने उन सभी को आज़ादी दे दी थी। अगले सीन में उस मित्सुको को एक बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अब वो अपनी वास्तविक दुनिया में आ चुकी है, और लेकिन ये वास्तविक दुनिया भी बहुत वीरान और खाली है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया है। मित्सुको अब बिल्कुल अकेली है, और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिल्म का अंत अस्पष्ट है। क्या मित्सुको सच में आज़ाद हो गई है, या ये सब बस एक और धर्म है, या फिर उसने खुद को एक ऐसे वास्तविक दुनिया में धकेल दिया है जहां अब वो अकेले और हमेशा के लिए इस खेल की यादों के साथ जीतती रहेगी। फिल्म यहीं सवार छोड़ जाती है।